Hello दोस्तों, welcome back to Raja classes. Today in this video I am going to discuss about some important previous year questions. तो इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल 500 इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस रहेगा, बट वो धीरे धीरे करके एक अलग अलग वीडियो में आएगा। इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस टोटल है। तो इस तरह समटाइम्स 25 क्वेश्चन, समटाइम्स 50 क्वेश्चंस का वीडियो आएगा। तो टोटल हमारे पास 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कि इंडिया के अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा गया है। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रिपरेशन हमें करना चाहिए, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें याद रखना चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होता है वो भी हमें पता रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था। यानी क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किन राजाओं ने, यानी कौन से राजा हैं जो दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया था। क्लियर है। तो ऑप्शन है राजा कर्ण सिंह, दूसरा ऑप्शन है राजा नाहर सिंह, तीसरा ऑप्शन है राजा सूरजभान, चौथा ऑप्शन है राजा सत्यपाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी राजा नाहर सिंह। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बिहार से रिलेटेड है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। यानी सवाल यहाँ ये है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। अगर आप बिहार के बीपीएससी एग्जाम देते हैं तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। वैसे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट समटाइम्स क्या होता है एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ देता है। ओके। तो पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, दूसरा है श्री कृष्ण राय, तीसरा है श्री कनिष्क सिंह, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर आप बिहार से संबंध रखते हैं, अगर आप बीपीएससी एग्जाम देते हैं, या फिर अगर बिहार में या बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो ये आपको पता होगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। आई होप कि ये स्लाइड आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है। यानी मेनली हमें यहाँ बताना है कि आईआरसीटीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्लियर है। तो यहाँ पर कूट दिया हुआ है ना कि भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग सेवाएं प्रदान करना। क्लियर है। तो दूसरा है रेलवे स्टेशनों के निर्माण के लिए, एंड तीसरा है भारतीय रेलवे पर खान पान सेवाओं का प्रबंधन। अगर हम लोग इसका नाम देख रहे हैं कि खान पान और पर्यटन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर 1 यानी भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग सेवा प्रदान करना, और तीसरा ऑप्शन है भारतीय रेलवे पर खान पान सेवाओं का प्रबंध करना। तो ये आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केवल 1 और 3। यानी इसका आंसर होगा भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग सेवा प्रदान करना और भारतीय रेलवे पर खान पान सेवाओं का प्रबंधन करना। ओके। तो ध्यान रखना है कि आईआरसीटी का मेन काम यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पुनर्निर्माण किसने करवाया। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कुतुब मीनार को किसने बनवाया।
अगर सवाल ये रहता कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया तो आंसर होता कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है। लेकिन अगर सवाल रहता कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को पूर्ण किसने करवाया तो आंसर होता इल्तुतमिश। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो मैं तो एक ऑप्शन को तो डिलीट कर ही दिया हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पर सवाल अगर ये रहता कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को पूर्ण किसने करवाया तब आंसर होता है इल्तुतमिश। लेकिन यहाँ पर सवाल हमारा है कि पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो अब ऑप्शन बच जाता है फिरोज शाह तुगलक, और दूसरा ऑप्शन बच जाता है बलबन जो कि यहाँ तीसरे नंबर में है, और ये बच जाता है बाबर। तो बाबर तो होगा ही नहीं क्योंकि बाबर मुगल वंश से संबंध रखता था और यहाँ पर सवाल जो है सल्तनत काल से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक यानी ऑप्शन नंबर 2। तो याद रखना है कि कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया यानी कुतुब मीनार को बनवाया किसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है। तो मेनली यहाँ पर सवाल है कि ज्वार भाटा किस स्थिति में आता है। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन नंबर 1, तो हमें याद रखना है कि जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या होता है कि ज्वार भाटा की स्थिति बनता है, या आप कह सकते हैं कि ज्वार भाटा आता है। ओके, तो ध्यान रखना है कि जब सूर्य यानी सन एंड चंद्रमा यानी मून, क्लियर है, एंड अर्थ, ये जब एक सीधी रेखा में यानी जब ये एक रेखा में आ जाता है तो क्या होता है कि ज्वार भाटा आता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी मैं दे रहा हूँ। यूएनओ का जो स्थापना हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945, है ना। ये याद रखना है कि यूएनओ का जो स्थापना हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और सवाल अगर ये रहेगा कि भारत इसका सदस्य कब बना, तो भारत इसका सदस्य 1945 में ही बन गया था। क्लियर है। तो अगर हम लोग इसका मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय है ऑप्शन नंबर 4 यानी न्यूयॉर्क। क्लियर है। वैसे हम लोग जानते हैं कि जिनेवा में ज़्यादातर जो वर्ल्ड लेवल पे जो भी संस्था है उसका जिनेवा में हेडक्वार्टर रहता है ना। रोम में भी बहुत चीज़ों का हेडक्वार्टर है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो आंसर होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में है। क्लियर है। तो याद रखना है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ। यानी सवाल यह है कि ताशकंद समझौता कब हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि जो पाक एंड, है ना, पाक एंड इंडिया के बिटवीन 1965 में युद्ध हुआ था, है ना। 1965 में युद्ध हुआ था। तो इसी युद्ध में विराम के लिए क्या हुआ कि जो रूस, है ना, रूस के प्रयास से ये ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है। तो उस समय ये ताशकंद यानी ताशकंद अभी प्रेजेंट में उज्बेकिस्तान में है, लेकिन जिस समय ये समझौता हुआ था उस समय ये क्षेत्र रसिया में पड़ता था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रसिया का विभाजन जो है 1991 में हुआ था। ठीक है। तो उस समय ये ताशकंद रसिया में ही था, तो रूस के प्रयास से ये समझौता हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1966।
क्लियर है। तो जिस समय ये ताशकंद समझौता हुआ था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, और इसी ताशकंद समझौते के दौरान यानी 1966 में ही लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो गया था, जो कि बहुत ज़्यादा अभी ये रहस्य है कि इनका हत्या हुआ था या फिर इनका नेचुरल डेथ हुआ था। तो ये एक विवादित है। क्लियर है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजीवाद की विशेषता नहीं है। तो सवाल ये है कि पूंजीवाद की विशेषता नहीं है, तो ये ध्यान रखना है कि सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से पूंजीवाद की विशेषता कौन सा नहीं है। तो सिंपल है कि 4 ऑप्शन में है जो कि पूंजीवाद की सॉरी 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसा है जो कि पूंजीवाद की विशेषता है, और एक ऑप्शन ऐसा है जो कि पूंजीवाद की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी यह प्रणाली सामंती व्यवस्था के समान है, यह पूंजीवाद की विशेषता नहीं है। लेकिन बाकी ऊपर का जो 3 ऑप्शन है ये सभी पूंजीवाद की विशेषता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि यूएनओ के चार्टर पर डैश में हस्ताक्षर किए गए। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि यूएनओ के चार्टर पर कब हस्ताक्षर एक डैश में हस्ताक्षर हुआ, यानी किस सम्मेलन में हस्ताक्षर हुआ। क्योंकि हमारा ऑप्शन यहाँ है सम्मेलन से, हमें आंसर सम्मेलन ही ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है जिनेवा सम्मेलन, दूसरा है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, तीसरा है डम्बर्टन ओक का सम्मेलन एंड चौथा है याल्टा सम्मेलन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। तो याद रखना है यूएनओ के चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हस्ताक्षर हुआ था। आई होप कि ये स्लाइड आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है भारत में परवाल भित्ति, जिसे कोरल रीफ कहते हैं, के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किन राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में है। यानी क्वेश्चन सिंपली ये है कि परवाल भित्ति का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य या यूटी में है। तो ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है अंडमान निकोबार, चौथा है लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो याद रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में परवाल भित्ति का सर्वाधिक क्षेत्र है। क्लियर है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख उत्पादक राज्य विशेष फसल का सही मिलान नहीं है। यहाँ भी पूछा गया है कौन सा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 ऑप्शन ऐसा है, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसा है जो कि सही मिलान है एंड चौथा ऑप्शन ऐसा है जो कि गलत मिलान है। तो हमें आंसर देखना है कि कौन सा मिलान गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी गन्ना ओडिशा ये सही मिलान नहीं है। बाकी ऊपर का 3 जो है ज्वार महाराष्ट्र, मूंगफली गुजरात, मक्का कर्नाटक, ये तीनों जो है ये सही मिलान है। क्लियर है। तो हमें मेनली सही मिलान को याद रखना है, क्योंकि सवाल यहीं से बनता है कि अगर हमें सही मिलान पता रहेगा तो गलत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो इसका मेनली हमें आंसर याद रखना है कि भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। इस तरह का सवाल जो है कई एग्जाम में पूछा गया है। वैसे जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी इंडिया के किसी न किसी एग्जाम में ये सभी सवाल पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 1972। तो याद रखना है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी परत कौन सा है। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2,
स्थल मंडल, यानी स्थल मंडल जो है पृथ्वी का ठोस परत या कठोर ऊपरी परत है। आई होप कि ये स्लाइड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई पवन नहीं है। यहां पर भी सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा अस्थाई पवन नहीं है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि तीन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि अस्थाई पवन है एंड एक ऑप्शन ऐसा है जो कि अस्थाई पवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लू, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 अस्थाई पवन नहीं है। बाकी जो है पछुआ पवन या पूर्वी पवन या फिर व्यापारिक पवन, ये सभी क्या है, अस्थाई पवन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा कौन करता है। तो इसका भी मेनली हम लोग को आंसर याद रखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 निर्वाचन अधिकारी। तो याद रखना है कि निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल बैसाखी, याद रखना है कि काल बैसाखी डैश में चलती है। सवाल मेनली यहाँ पर यह है कि काल बैसाखी कहाँ चलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल। क्लियर है। तो याद रखना है कि काल बैसाखी का संबंध किस राज्य से है, पश्चिम बंगाल से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग डिटेल में देखेंगे तो नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था वो 1901 से शुरू हुआ है ना। 1901 से नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ। ये फिलीपींस में जो डायनामाइट के जब आविष्कार थे अल्फ्रेड नोबेल, उनके याद में ये पुरस्कार का शुरुआत हुआ था 1901 में। तो रविंद्रनाथ टैगोर को, यानी पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको जो मिला था वो साहित्य में मिला था। क्लियर है। तो याद रखना है कि रविंद्रनाथ को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो साहित्य में मिला था। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार साहित्य में मिला था तो किस पुस्तक के लिए मिला था, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बाकी जो भी अदर ऑप्शन है जैसे मदर टेरेसा या हरगोविंद खुराना या फिर अमर सेन, ये तीनों को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना को जीव विज्ञान है ना मेडिसिन के क्षेत्र में, और अमर्त्य सेन को कल्याण क्षेत्र में यानी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है। तो क्वेश्चन यहाँ पर मेनली ये है कि कौन सा स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हरमट्टन। तो याद रखना है कि हरमट्टन एक स्थानीय पवन है जो कि सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है। क्लियर है। आपको पता होगा कि सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो है गोबी रेगिस्तान, और भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है थार रेगिस्तान। क्लियर है। नेक्स्ट है कीव कहाँ की राजधानी है। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा यूक्रेन। तो याद रखना है यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कीव। अभी हम लोग जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बिटवीन युद्ध छिड़ा हुआ है। तो होता क्या है कि जो देश न्यूज में रहता है, वैसे तो बहुत सारा कंट्री है, उतना कंट्री का कैपिटल याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप
उस कंट्री का कैपिटल याद अगर करते हैं जो कंट्री प्रेजेंट में न्यूज में है। जैसे कि आपका एग्जाम जब भी हो रहा हो तो उस साल या उस साल में उस साल से 6 महीना पहले आप कह सकते हैं कि 1.5 साल के अंतराल में जो भी कंट्री न्यूज में रहता है उस कंट्री का कैपिटल या फिर उस कंट्री में जो प्रमुख है, चाहे उसका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी क्वेश्चन बनता है ना, कंट्री से रिलेटेड। क्लियर है? क्योंकि दुनिया में बहुत सारा देश है, सभी के बारे में याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप सिंपल ये ध्यान रखेंगे कि जो भी कंट्री न्यूज में रहता है उसी से रिलेटेड एग्जाम में सवाल बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को डैश वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। तो इसका वेरी सिंपल आंसर है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2। तो 5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्लियर है? और राष्ट्रपति का चुनाव भी 5 वर्ष के लिए ही होता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट अगर हमें याद रखना है तो वो याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, यानी जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि भारत सरकार के सिक्कों पर अंकित शेर का चिन्ह कहां से लिया गया है? तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सारनाथ के स्तंभ से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो क्वेश्चन मेनली यहाँ पर यह है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो सबसे पहले सवाल को समझना है कि बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पस। तो मल्टीपर्पस यानी बहुउद्देशीय जो परियोजना होता है तो इसमें क्या होता है, कई उद्देश्य से ये बनाया जाता है, जैसे बिजली निर्माण, है ना, बांध, सिंचाई, ये बहुत सारे पर्पस से जब किसी परियोजना को बनाया जाता है नदी पे, उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भाखड़ा नागल परियोजना। क्लियर है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा फरीद का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका हमें सिर्फ आंसर याद रखना है कि बाबा फरीद का संबंध पंजाब से है, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो याद रखना है कि बाबा फरीद का संबंध पंजाब राज्य से था। आई होप कि ये स्लाइड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन है कि भारत का जो फिजिकल डिवीजन है उससे ये सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट को का जो उत्तरी भाग है उसे कहा जाता है सह्याद्री। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। और इस स्लाइड का और यू कैन से दैट कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक किसे जाना, यानी श्वेत क्रांति के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन है V कुरियन यानी वर्गीज कुरियन, तीसरा ऑप्शन है KN बहल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आई होप कि आपको यह आंसर पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा वर्गीज कुरियन यानी V कुरियन, यानी वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। क्लियर है? और MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं।
क्लियर है। लेकिन अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाएगा, है ना, पूरे विश्व में जो हरित क्रांति लाने में श्रेय जो जाता है वो अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक जो कहे जाते हैं उनका नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग। लेकिन भारत में याद रखना है कि भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं उनका नाम है MS स्वामीनाथन। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, किसी तरह का कन्फ्यूज़न अगर आपको है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। टोटल जो इस पार्ट में और यू कैन से दैट की जो टेस्ट सीरीज में शुरू किया हूँ प्रीवियस ईयर का, ये टोटल 500 क्वेश्चंस मेरे पास है। तो वो धीरे धीरे करके अलग अलग वीडियो में मैं डालूंगा जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो निश्चित रूप से इससे एक दो क्वेश्चन जरूर टच करेगा। मीन्स ये है कि इस वीडियो से आपको किसी भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो जरूर टच करेगा। अगर आप 500 क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन टच करेगा। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो ओके, तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।